नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, सीटेट के इस ईवीएस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं कि इसके पहले वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर 9 दिसंबर 2018 को हुए सीटेट के एग्ज़ाम, इस 9 दिसंबर 2018 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसी के प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, जब आप पहले के प्रश्नों को देखेंगे तो किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसके पैटर्न को आप समझ पाएंगे और इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं, ये सभी आपको जानकारी मिलेगा। कौन सा बुक लेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को ये पैटर्न देखने से पूर्व के जो एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट का उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों, मैंने जो देखा प्रत्येक साल के प्रश्नों को, इसके पहले के प्रश्नों को, उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि अधिकांशतः प्रश्न एनसीईआरटी से मिलता जुलता इसी से मिल रहा है। केवल शिक्षण शास्त्र आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण शास्त्र के बाद जो भी प्रश्न हैं सभी आपका एनसीईआरटी बुक से आता है। इसलिए आप बाज़ार की बुक लेने से अच्छा है आप एनसीईआरटी बुक ले लें और एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स बनाएं और इसका अध्ययन करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स समय समय पर अवेलेबल करते आ रहा हूं और कर रहा हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं 9 दिसंबर 2018 के सीटेट एग्ज़ाम का प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहले समझिए वाष्पीकरण क्या है। कोई भी तत्व या यौगिक जो द्रव अवस्था में है, यह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कोई भी तत्व या यौगिक जो द्रव अवस्था में था इससे गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, वाष्पीकरण तापमान और सतह ये दोनों पर निर्भर करता है। यदि आप तापमान और सतह को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। वाष्पीकरण का दर भी बढ़ता है, अर्थात ये तापमान और सतह के क्षेत्रफल का, यानी द्रव का जो सतह है उसका क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती होता है। आपका तापमान और उसका जो द्रव का सतह क्षेत्रफल है उसको यदि बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा। जैसे देखिए, एक ये पतला मुंह वाला बर्तन है, एक यह चौड़ा मुंह वाला बर्तन है। आप इसमें 10 ml पानी ले लीजिए और इसको भी 10 ml पानी इसमें भी ले लीजिए और दोनों को समान ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि यह जो है पानी जल्दी वाष्प हो जाएगा, ख़त्म हो गया। यानी तो आप इसे आपके यहाँ देखना चाहते हैं तो ताव पर देखिए, ये जो रोटी पकाते हैं उस पर देखिएगा, यदि उस पर हल्का सा पानी मारिए तुरंत जल वाष्प बन जाता है। तो सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि। यहाँ कहता है किस स्थिति में धीमा होगा, किस स्थिति में धीमा होगा हमको खोज के निकालना है। तो जब ये तापमान और सतह का क्षेत्रफल घटेगा धीमा होगा। सतह क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ये भी गड़बड़ है। सतह क्षेत्रफल घटता है, तापमान बढ़ता है, ये भी गड़बड़ है। सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी, ये सही है। ये आपका राइट आंसर है कि जब हम तापमान और सतह के क्षेत्रफल दोनों में कमी करेंगे तो मेरा वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आप भारत में खड़ा है, कहाँ पर? बिहार में। अब बिहार से जम्मू कश्मीर किधर है और गोवा किधर है, किस दिशा में है, यह आपको लिखना है। बिहार से, मान लीजिए बिहार है, इस बिहार से जम्मू कश्मीर किधर है और गोवा किधर है, यह आपको दिखाना है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में आता है। यहाँ से बिहार से उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर आता है और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में गोवा। जब आप बिहार से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोगों को बात करना है, स्थान से, दूरी से, दिशा से, ये किसमें समझने की क्षमता है। देखिए, मैं एक बना रहा हूँ। ये विद्यालय है, ये रामू का घर है। यहाँ से ऐसे आया, यहाँ हॉस्पिटल है, ऐसे आकर के इस तरह से गया। तो इसमें दूरी भी आ गया, दिशा आ गया और स्थान भी आ गया, ये और ये स्थान। तो इसको हम लोग कहते हैं चित्रण कौशल। चित्रण कौशल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? चित्रण कौशल होगा। चित्रण कौशल के द्वारा स्थान, दूरी, दिशा, ये हम व्यक्त कर सकते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती करने का रिवाज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, स्थानांतरित खेती पहले समझिए। जैसे ये एक भूमि का टुकड़ा है, ये भी एक भूमि का टुकड़ा है। इसमें अभी हमने खेती लगाया, फसल लगाया, और कुछ दिन के बाद इसको अब हम छोड़ देंगे। अब हम खेती करने के लिए यहाँ चले जाएंगे। ये यहाँ पर अब परती भूमि रह जाएगा। ऐसा करने से ये फिर से उपजाऊ हो जाता है। तो यह प्रचलन कहाँ पर है, यह जो रिवाज है कहाँ पर है? दोस्तों, इस तरह का रिवाज, स्थानांतरित खेती का रिवाज, जो एक टुकड़ा को छोड़ के दूसरे में जाना, फिर इसमें कुछ दिनों तक खेती करना, फिर इसको छोड़ करके तीसरे में जाना, फिर इसमें वापस आना, आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलन में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती समझ में आया कि मेरे पास में 3-4 खेतों का टुकड़ा है, यहाँ पर अभी हम खेती कर रहे हैं, ये सब परती, अब यहाँ पर चल गए, ये परती हो गया, अबर यहाँ से फिर इसमें चला, ये परती हो गया। इस तरह से चलते रहना स्थानांतरित खेती है। अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नदी बांध, नदी बांध से जो जल विद्युत उत्पन्न होता है, बड़े बड़े जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन नदी घाटी परियोजनाओं से आपका जल विद्युत उत्पन्न होता है। और इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, जो जल विद्युत उत्पन्न होता है नदी से, तो ये जब हम बांध बनाते हैं तो इसमें विभिन्न तरह के परियोजनाओं को लगाना पड़ता है। केवल हम बांध बना दें तो जो हम विकास सोचते हैं वो विकास संभव नहीं है। यहाँ पर पहला देखिए, इसमें थोड़ा सा उलझने वाला प्रश्न, सोचने वाला देता है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये गलत है। बांध नहीं, जो परियोजना है यहाँ पर, जैसे मछली पालन, सिंचाई, नहर वगैरह जो निकालते हैं, या फिर जल विद्युत, ये जो अनेक तरह के परियोजनाएं हैं, यह विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
बांध नहीं, बांध विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। जो इससे हम काम लेते हैं, जो इसमें विभिन्न प्रकार के परियोजना लगाए हैं, वह विकास को प्रोत्साहित करता है। तो यह कथन आपका गलत है, बाकी के कथन सही हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस, सबसे पहले यहाँ देखिए कितना सुंदर नाम है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस मतलब हरा घर नहीं, ये जो है ना, टेम्परेचर जो बढ़ता है, पृथ्वी के तापमान बढ़ाने वाले गैसों के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। पृथ्वी का तापमान या पर्यावरण या संतुलन, पर्यावरण या संतुलन, पर्यावरण या संतुलन जिससे उत्पन्न हो, जिससे पर्यावरणीय या संतुलन उत्पन्न हो, उन गैसों को ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण असंतुलन को उत्पन्न करता है। यह आपका प्रदूषण को फैलाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती, वृद्धि होती है, पर्यावरण असंतुलन हुआ। मेथेन भी वही है। जल वाष्प भी आपका पर्यावरणीय असंतुलन को बिगाड़ करता है, पर्यावरण को असंतुलित कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी आपका, ये चारों आंसर, तीनों सही है। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका इसका होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा पर्यावरण असंतुलन में। सातवां प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत का जो रेगिस्तान है, ये ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होता है, इसकी हम लोगों को बात करना है। यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझिए। ठंडे रेगिस्तान, देखिए रेगिस्तान तो हम लोग जान रहे हैं कहाँ, राजस्थान की बात, जहाँ पर बालू ही बालू है। लेकिन ठंडा रेगिस्तान, जहाँ शब्द ठंडा लगा दिया, ये रेगिस्तान की बात नहीं हो रही है, ये राजस्थान वाली रेगिस्तान नहीं। वहाँ जहाँ ठंडा रेगिस्तान, वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर, यानी सालों भर बर्फ़ की मोटी चादरें बिछी हुई रहती है और बर्फ़ के कोहरे सालों भर रहती है। तो ऐसे स्थान के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। रेगिस्तान शब्द सुन करके राजस्थान की बात नहीं करना है। और यह भारत में कहाँ पर है जानते हैं? हिमालय के आसपास के क्षेत्र, लद्दाख, जहाँ पर भारत पाकिस्तान के युद्ध के कुछ क्षेत्र थे, लद्दाख सब लोग जान रहे हैं। लद्दाख में बर्फ़ का यानी एक मोटा परत हमेशा ढका हुआ रहता है। यहाँ पर बर्फ़ के कोहरे हमेशा पड़ता है, तो प्रभावित क्यों नहीं होता है? ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। गर्म में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली क्रम में होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होती है। तो दोस्तों, यह जो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का क्षेत्र है, यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। जब वृष्टि छाया क्षेत्र में है तो यहाँ पर मानसून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसून आए, मानसून नहीं आए, मानसून जाए, कोई लेना देना नहीं है ये ठंडे रेगिस्तान में। तो सबसे पहला चीज़ ठंडा रेगिस्तान समझना है आपको कि यह क्षेत्र राजस्थान का बालू वाला क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र हिमालय के आसपास का क्षेत्र, जहाँ पर हमेशा आपका बर्फ़ मोटे चादरों में ढका हुआ रहता है, बर्फ़ के कोहरे रहते हैं, वैसा जगह लद्दाख है। और यह जो है हिमालय के वृष्टि छाया में आता है, इस कारण यहाँ पर मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए,
ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ताजमहल पीला होने के कारण क्या है? ताजमहल जो पीला हो गया उसका क्या कारण है? हम सभी जानते हैं कि आगरा का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। आगरा का ताजमहल जहाँ पर स्थित है उसके कुछ दूरी पर आगरा रिफाइनरी है और इस आगरा रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलता है और यह जो गैस है आगरा की ताजमहल को पीला कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। आगरा रिफाइनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आपका ताजमहल पीला हो रहा है। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा बोलिए या गोलकुंडा बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। यह हैदराबाद से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है, एक दुर्ग है। इसका निर्माण मराठा साम्राज्य के समय काकतीय राजवंश ने किया था। किसने किया था? काकतीय राजवंश ने किया था। काकतीय राजवंश के एक प्रतापरुद्र राजा थे। ये प्रतापरुद्र ने गोलकुंडा या गोलकोंडा का किला बनवाया था जो हैदराबाद से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 10वां प्रश्न आप यहाँ देख रहे हैं, 5 ग्राम प्रति मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? हमको द्रव्यमान निकालना है। सबसे पहले द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पर आपका घनत्व कितना है? 15 ग्राम प्रति मिली और आयतन है 3 मिली। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 45 ग्राम। ये आपका राइट आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश होगा? अदिश राशि है। देखिए इसको दोस्तों, भौतिक राशियों को अदिश और सदिश दोनों में बांटा गया है। अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिणाम होना चाहिए, केवल परिणाम। और सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए। जब जिस भौतिक राशि में परिणाम और दिशा दोनों हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, उसको हम सदिश कहेंगे। और जिसमें केवल परिणाम हो उसको अदिश कहेंगे। जब हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे वहाँ पर डाटा ज़्यादा डिटेल में, यहाँ पर तो बहुत कम हो पा रहा है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप जितने भी प्रश्न देख रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा कि NCERT के 6 to 8 के प्रायः बुक से लिया गया प्रश्न है। तो आपको भी तैयारी जो करनी है NCERT के क्लास 6 से 8 तक के बुक्स में करनी है। और मैं जो नोट्स बना करके आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ वो मेरा सभी NCERT बुक्स के नोट्स हैं। यदि आप मेरे साथ NCERT बुक्स से तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही बाल मनोविज्ञान यानी सभी सब्जेक्टों का करना चाहते हैं, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने देखा शुरू में, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। यहाँ पर आपको NCERT बुक्स का नोट्स बनाया आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा,
बहुत तरह से यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। इन सभी हेल्प के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। यहाँ पर जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे आप। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कौन सा ये भौतिक राशि है, ये अदिश राशि है। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार, इन तीनों में आपका परिणाम भी है और दिशा भी है, लेकिन द्रव्यमान में केवल परिणाम है, इसलिए ये आपका अदिश राशि हुआ। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी और उत्तल। दोस्तों ये बहुत ईजी है कि जिसमें प्रकाश किरणें इधर से उधर नहीं गुजरती है, इसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। चंद्रमा पर उसका भार 10 केजी है। चंद्रमा पर भार कितना है? 10 केजी है। अब वही भार पृथ्वी पर आ गया, अब इसका भार कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर वाले भार का जब हम चंद्रमा पर वाले भार का हम यहाँ पर लाते हैं तो इसका भार 6 गुना बढ़ जाता है। 6 गुना बढ़ जाता है। तो 10 किलो था, इसको 6 से गुना करिए, 60 किलो होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 60 किलोग्राम। ये क्यों बढ़ता है यह हम लोग डिटेल में देखेंगे एनसीईआरटी का जब हम लोग चलेंगे उस समय। एक विलय की विघटन दर पर निर्भर करती है। दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्रफल, भार पर। दोस्तों विलय की जो विघटन का दर है, इसका सूत्र होता है dm/dt, ये d/d/CS माइनस। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन कर दूं कि सतह जो क्षेत्र होता है इसके अनुक्रमानुपाती होता है विलय की दर, विघटन की दर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका हम लोग डिटेल में देखेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। अंतिम प्रश्न है ये। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन से ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाना है। इसके लिए सुषमा क्या करेगी? कक्षा में बहस आयोजित करेगी, समूह चर्चा करेगी, पोस्टर बनाएगी, बच्चों के एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करेगी। सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त रणनीति बहस करने, समूह चर्चा करने और पोस्टर बनाने से उपयुक्त नहीं होगा। बच्चों को एक एक पौधा अपनाने और उसे पोषित करने के लिए हम बच्चों को कहेंगे, तो ये पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, एनसीईआरटी नोट्स के साथ। और धन्यवाद।